नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है, हर्ष का दिन है हम सब के लिए। आज 3 दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में आज मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुई हैं डॉक्टर रितु सेठी जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का जो मुख्य टॉपिक है वो आयुर्वेदिक मैनेजमेंट है ऑफ संधिवाता ऑस्टियोआर्थराइटिस पर। और आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पूर्व हम गणेश वंदना करेंगे, ईश्वर वंदना करेंगे। सभी हाथ जोड़ करके ध्यानात्मक आसन में। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हथेलियों का घर्षण करेंगे और सहजता पूर्वक चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज का महासत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे जो भी आज फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं वह इसका लाभ उठाएं और लगातार बने रहें। आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर रितु सेठी जी राजधानी दिल्ली से उपस्थित हो चुकी है हमारे इस मंच पर। परिचय दे देते हैं। एमडी आयुर्वेदा, एचओडी एंड सीनियर कंसल्टेंट हैं आयुर्वेद डिपार्टमेंट, होली फैमिली हॉस्पिटल, नई दिल्ली से। और कहीं न कहीं आज के महासत्र में बहुत अच्छे से एक डिस्क्रिप्शन मिलने जा रहा है आर्थराइटिस रोग के लिए। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसको अच्छे से ज्ञानार्जन करें ताकि उन्हें लाभ मिल सके और इसको मैक्सिमम शेयर भी करें। अब मैं आमंत्रित करूँगा अनुपम कुमार जी को, रेस्क्यू योग जो बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, वो आएँ और डॉक्टर रितु मैम का स्वागत अभिनंदन करें और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी को हमारा प्रणाम। मेरा नाम अनुपम कुमार, रेस्क्यू योगपीठ बिहार का कोऑर्डिनेटर हूँ और आज के सत्र में डॉक्टर रितु सेठी मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैडम हम लोग के साथ में आ चुकी है, तो करते हैं मैडम के पास और आज के बारे में जानेंगे। रितु मैडम आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले देवनाथ शुक्ला जी, अध्यक्ष ऋषिकुल योगपीठ जी का, और सबसे ज़्यादा अनुपम कुमार जी का जो राज्य संयोजक बिहार से हैं ऋषिकुल योगपीठ के, जिन्होंने मुझे इस अद्भुत और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो प्लेटफॉर्म है इस पे मेरे को आमंत्रित किया है और मुझे ये मौका दिया है कि मैं किसी भी बीमारी के बारे में, आज तो मैं संधिवात के बारे में बोलूँगी। तो ये जो जितनी भी जो क्रॉनिक डिजीज़ेस हैं, बहुत पुरानी जो बीमारी होती हैं, उनके बारे में आयुर्वेद में वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा निदान और जो है चिकित्सा उपस्थित है। और इसी को लेकर जो है मैं आज उपस्थित हुई हूँ। और आज मैं जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा संधिवात रोग की कैसे की जाती है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करूँगी और उसके बारे में डिटेल से आज जो भी जितने भी तरीके से हम आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा करते हैं उसका जो है उसका व्याख्यान करूँगी। और खाली जो है किताबी जो ज्ञान है वो नहीं आज मैं बताने वाली हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको जो है जो हम दिन प्रतिदिन अपनी जो अपने हमारे पास जो रोगी आते हैं संधिवात के, और उनको हम कैसे चिकित्सा करते हैं और उनका हम कैसे रोग निदान करके और उनकी पूरी चिकित्सा में कैसे उनको सहायता करते हैं, मदद करते हैं, वो सब मैं आपके साथ साझा करूँगी। जो कि मुझे लगता है कि अगर चिकित्सक गण भी यहाँ पर हैं या योग के जो हैं विद्वान यहाँ पर बहुत सारे आज उपस्थित हैं,
उनको सबके साथ में जानकारी मिलेगी और उनको ये पता चलेगा कि संधिवात जो है वो किस तरीके से आयुर्वेद द्वारा जो है वो चिकित्सा साध्य हो जाता है। और बहुत सारे रोगी ऐसे जिनको कि एलोपैथिक डॉक्टर जो हैं वो जॉइंट ट्रांसप्लांट के लिए बोल देते हैं, उनको हम कैसे जो है वो जॉइंट ट्रांसप्लांट के से हम बचा सकते हैं और बिना जॉइंट ट्रांसप्लांट के उनके अपने जोड़ों के साथ में वो किस तरीके से जो है वो आगे अपने जीवन जो है वो बहुत आसानी से और बिना दर्द के काट सकते हैं। तो आइए अभी मैं आपको शुरू करती हूँ आज का व्याख्यान। तो सबसे पहले मैं भगवान धन्वंतरी जी को अपना नमन करूंगी, क्योंकि आयुर्वेद के जो अवतरण किया था वो भगवान धन्वंतरी ने किया था। तो उन्हीं के सामने मैं अपना नमन करके और फिर अपना प्रेजेंटेशन को शुरू करने जाती हूँ। नमामि धन्वंतरिम् आदिदेवम् सुरासुरैर्वन्दित पादपद्मम् लोकैर्जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमेशं विदोषदेना। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सबसे जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, उसकी परिभाषा जो है वो आयुर्वेद में क्या कही गई है। तो उसके बारे में एक बहुत अच्छा श्लोक सुश्रुत संहिता में बताया गया है, जिसे कहा जाता है, जिसे इस तरह से हम बोलते हैं, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थित्य विधीयते। यानी कि जब हमारे तीनों दोष जो हैं, वात पित्त कफ, वायु पित्त दोष और कफ दोष जो है वो सम दशा में हो, जो कि विषम ना हो, जो कि ना बढ़े हुए हो ना घटे हुए हो। समाग्निष्ठ, जो हमारी 13 अग्नियां हैं वो भी जो है वो ठीक सम हो, और वो भी ना बढ़ी हुई हो ना कम हो। सम धातु, जो सप्त धातु हैं, वो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये जो 7 धातुएं बताई गई हैं आयुर्वेद में, इन धातुओं का भी सम होना बहुत आवश्यक है। मल क्रिया, जो मल क्रिया है, मल मूत्र आदि की जो क्रिया है, जो ये सब भी जो है वो सम हो। इसमें ना तो किसी रोगी को, ना तो किसी मनुष्य को जो है कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जियत की शिकायत हो, और ना ही जो है उसका ठीक से जो है पाचन, आहार का पाचन होके मल क्रिया भी ठीक तरह से होती हो। और प्रसन्नात्मे इंद्रिय मनः, मतलब हमारी आत्मा, इंद्रियां तथा मन ये भी प्रसन्न है। प्रसन्न मानी के वो भी जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से है, जिसमें कोई भी ना चिंता है, ना भय है, ना आक्रोश है, इस तरह की कोई भी चीज नहीं है हमारे आत्मा, इंद्रिय और मन में। और इसी को जो है स्वस्थ कहा जाता है। तो आप ये देखिए कि जो आज के परिप्रेक्ष्य में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हेल्थ का जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी है, वो परिभाषा और आज से 1500 साल पहले जो सुश्रुत संहिता में ये परिभाषा जो दी गई थी, वो दोनों की दोनों जो है वो बिल्कुल ही एकदम समान है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यही बोला है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो इस तरह से सुश्रुत संहिता ने 1500 साल पहले ही ये परिभाषा जो है स्वास्थ्य की ऑलरेडी पहले से ही उन्होंने ये समझा, इस चीज को समझा और स्वस्थ की परिभाषा दी कि आत्मा, इंद्रिय, मन तथा ये सब भी जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में मानसिक स्वास्थ्य को कितना जो है कितना महत्व दिया गया है, ये आप देखिए कि सुश्रुत संहिता ने 1500 साल पहले ही बता दिया गया था। इसके बाद में हम स्वास्थ्य की परिभाषा के साथ में बाद में हम सीधा संधिवात के निदान पे आएंगे कि किस तरह से क्यों होता है ये संधिवात, क्या कारण है संधिवात होने का। तो संधिवात जो है इसको एलोपैथिक में अगर देखा जाए या वैसे भी अगर देखा जाए तो इसको डिजेनरेटिव डिसऑर्डर कहा गया है। डिजेनरेटिव डिसऑर्डर का मतलब है कि देखिए शरीर क्या होता है, शरीर है शीर्यते इति शरीरम, जिसका क्षरण होता है, जिसका क्षय होता है, वही शरीर है। तो जब शरीर बना है तो उसका तो क्षरण रोज ही होगा। तो सबसे ज्यादा जो है 40 इयर्स के बाद में, 40 साल के बाद में परिहानि जो है शरीर की शुरू हो जाती है। परिहानि मानी परितः हानि, परितः हानि मानी के चारों तरफ से शरीर की जो है डिजेनरेशन और क्षय जो है
वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो उसमें जो है हमारे मांसपेशियां, हमारे शरीर के सारे अंदर के अंग और साथ में हमारे जो जोड़ हैं, जो शरीर की संधियां हैं, अस्थियां हैं, उनका भी क्षरण शुरू हो जाता है। तो शीर्यतेति शरीरम जो है वो उसी को जो है वो मेजर जो सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा जो निदान है, वो तो क्षरण ही है, डिजेनरेशन ही है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों में कुछ जल्दी एज में भी, आजकल के तो देखा जाए तो 25 साल के हमारे पास जो है होली फैमिली हॉस्पिटल में रोज संधिवात के, रोज जो है जोड़ों की बीमारी के मरीज रोगी आते हैं। और इतना इतना जो यंग एज में भी आते हैं, जवान बच्चे, मतलब 20-20 साल के, 15-15 साल के, 25 साल के, ऐसे करके लड़कियां भी, और लड़के थोड़े कम आते हैं, पर लड़कियों में ये प्रॉब्लम जो है ये ज्यादा होती है संधिवात की। बट पुरुष रोगियों में भी ये वाली संधिवात वाली बीमारी है, बहुत ज्यादा है। तो इसमें क्या और कारण, तो डिजेनरेशन तो मैंने जो बताया है, शीर्यतेति शरीरम, वो तो मैंने बताया ही है, वो तो एक बहुत बड़ा इसका कारण है। क्योंकि जो एज है, जो आयु की वृद्धि जब होती है, तो वृद्धावस्था में वैसे भी देखा जाए तो वायु दोष की वृद्धि हो जाती है। और वायु दोष जो है वो जॉइंट्स का जो है, जोड़ों में जब वायु दोष की वृद्धि हो जाती है तो उनका डिजेनरेशन जो है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो इस वजह से एक तो वृद्धावस्था तो है ही है, परंतु जवान लोगों में जो ये प्रॉब्लम होती है, जवान लड़कियों में, जवान लड़कों में, 40 साल के पहले वाले लोगों में, उसके कुछ और भी कारण होते हैं, जिसको कि जो शास्त्र में लिखा है, चरक संहिता में लिखा है, वो मैं आपके साथ में साझा करूंगी। जैसे रुक्ष आहार का, शीत चीजों का, जो ठंडी चीजें हैं उनका सेवन करना, ड्राई है उनका सेवन करना, हल्का, बहुत ज्यादा हल्का खाना लगातार खाते रहना, और उसके अलावा जो है अल्प खाना, थोड़ा खाना खाना। उसके बाद में जो है वो विषम आहार, जो मतलब जो है कि मीठे के साथ में आप, दूध के साथ में आप नमक खा रहे हैं, या दूध के साथ में आप खट्टी चीजें खा रहे हैं, विषम आहार का सेवन करते जा रहे हैं। और ये जो चीजें हैं, और बहुत ज्यादा कड़वा आप खाते हैं, या बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं, और बहुत ज्यादा कषाय रस की वस्तुएं खाते हैं, ये सब जो है, ये सब आपको जो है, और बहुत ज्यादा ओवर एक्सरसाइज करते हैं। आजकल हम सब लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का अभी जो है वो ओवर एक्सरसाइजिंग से डेथ हो गई ड्यू टू हार्ट डिजीज। उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से। तो अति व्यायाम भी जो है वो भी वर्जनीय है। तो अति व्यायाम भी जो है, हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जिम में जाते हैं, जो भी हम करें वो उचित जो है वो संयम के साथ करना है, जिसे कहा जाता है कि जोश में होश नहीं खोना है। तो वो तो जोश में होश नहीं खोना चाहिए। लेकिन अभी जो बच्चे, नए जो यंग बच्चे हैं, जो जवान बच्चे हैं, लड़के लड़कियां जो जिम में जाते हैं और वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनको जिम के इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं तुमने 10 किलो वजन उठाया है, नहीं तुम 20 किलो वजन उठाइए, नहीं तुम 25 किलो वजन उठाइए। तो इस तरह से ज्यादा वेट उठाइए। और अगर तुमने 5 बारी स्किपिंग करी है, नहीं 10 बारी स्किपिंग कर, नहीं 100 बार करो, 200 बार स्किपिंग करिए। तो ओवर जो है वो साइकिलिंग करो, ओवर जो है वो जॉगिंग करो, और ज्यादा तुम जो है ट्रेडमिल पे चलो। तो ये इतना ज्यादा करने से तो उनका हार्ट फंक्शन जो है वो बिल्कुल एक्सरसाइज जो नहीं करता है, बिल्कुल व्यायाम जो नहीं करता है, वो इतना एक्सरसाइज जो है 10-15 दिन में करने लग जाएगा। तो आप ये सोचिए कि उसकी बॉडी में, उसके शरीर में कितने ज्यादा अंतर आने लगेगा, कितना ज्यादा जो है खराब जो है इफेक्ट आने लग जाएगा। और इसी से ही हार्ट पे इम्पैक्ट आता है, और इसी से ही डेथ्स हो रही हैं, बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही हैं यंग लोगों की। तो ये जो असर है वो हार्ट पे तो इम्पैक्ट आ ही रहा है, लेकिन उनके जोड़ों पे भी इम्पैक्ट आ रहा है इन सब चीजों का। उनके नी जॉइंट्स जो हैं, ज्यादा ट्रेडमिल पे चलने से, ओवर साइकिलिंग करने से उनके जॉइंट्स पे असर आता है, उनके घुटनों पे असर आता है, उनके हिप जॉइंट्स पे जो है कूल्हों पे असर आता है, उनके कंधों पे असर आता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को स्लिप डिस्क है, जो कटिशूल है, कमर के दर्द की तकलीफ है, ये सब चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से स्टार्ट हो जाती हैं, ओवर एक्सर्ट करने से स्टार्ट हो जाती हैं।
और इसके अलावा बहुत ज़्यादा वीकनेस, क्योंकि ये लोग सब जो जिम करते हैं, जो पतला होने के लिए बहुत मोटे हैं, 100-100 किलो के हैं, 150-150 किलो के, यंग जनरेशन है, उल्टा सीधा पहले खा लिया और उसके बाद में अपना वजन बढ़ा लिया, कोई एक्सरसाइज नहीं करी, सोते रहे, मौज करते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे और खाना खाते रहे, बस बिल्कुल जंक फूड टोटल खाते रहे। और उसके बाद में जो है वो एकदम से जिम ज्वाइन कर लिया, दिमाग में आया नहीं अभी हमको वेट कम करना है, 40-50 किलो कैसे कम करें, जल्दी करना है हमको, तो 6 महीने में अटेन करना है, 50 किलो वजन कम कर देना है। अब 50 किलो वजन आप 6 महीने में कम करने लगोगे तो आप खाने पीने में बिल्कुल ही एकदम कट डाउन कर दोगे और 2-2, 3-3 घंटे जिम में लगाओगे तो उससे आपको कमजोरी आ जाएगी, उससे आपका वजन जल्दी कम तो होगा, लेकिन जल्दी कम करने की वजह से आपके शरीर में, धातुओं में, सब चीजों में कमजोरी आ जाएगी, एकदम से वायु दोष बढ़ेगा और उससे भी जो है वो हमारे जोड़ों में कमजोरी, हमारी हड्डियों में जो है चरमराहट और हड्डियां कमजोर होने लग जाएंगी और उससे भी ये जोड़ों की बीमारी संधिवात जो है वो पैदा हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सर्वदा जो ये सब चीजों को समान रूप में करिए, किसी भी चीज को एक्सेस में जो है अति सर्वत्र वर्जयेत। तो ये कहा गया है कि हमको बहुत ज्यादा जो है एक्सरसाइज नहीं करनी है और बहुत ज्यादा जो है डाइट में भी कंट्रोल नहीं करना है, हेल्दी फूड खाइए, समान रूप में रहिए, समान रूप में रहिए, वर्कआउट भी, एक्सरसाइज भी करते रहिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, टाइम से खाना खाइए, भोजन टाइम से करिए और हर चीज को जो है समय निर्धारित जो है रखिए और उसको हम हर चीज को सम रूप से करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अति करेंगे या अल्प करेंगे, वो दोनों चीजें जो हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो उसके बाद में बहुत ज्यादा जो है प्यूरिफिकेशन थेरेपी जो हैं, जैसे कोई पंचकर्म है या नेचुरोपैथी है, इस तरह के जो प्राकृतिक चिकित्साएं हैं, ये भी बहुत ज्यादा करने से भी शरीर में कार्य जो है और जो जो जोड़ों हैं उनमें कमजोरी जो है वो पैदा होने लग जाती है। और धातु शैथिल्य जो मैंने बताया है कि धातु शैथिल्य हो जाना, ये धातु शैथिल्य जो है ये भी जो है वीकनेस और खान पान की जो है कमजोरियां, इन सब चीजों की वजह से हो जाता है। और सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस, मतलब कि जब हम जो है वेग संधारण करते हैं सॉरी, तो जैसे कि मलमूत्र आदि का वेग है और छींक को रोकना और तो उबासी जो यॉनिंग है उसको रोक लेना, ये जितने भी वेग हैं जो नेचुरल अर्जेस हैं उनको हम संधारण करते हैं, उनको रोकने की अगर हम कोशिश करते हैं तो वो भी जो है वो इस तरह की बीमारियों को पैदा करता है। और एक्सेसिव में बहुत ज्यादा हम जो है वो तैरते हैं या बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग चलना है या बहुत ज्यादा घुड़सवारी करना है और किसी भी एलिफेंट का या तो ऊंट की सवारी, कोई भी व्हीकल की सवारी करते हैं तो ये सब चीजें भी जो हैं हमें ट्रॉमा जो कभी चोट भी लग सकती है, उससे भी जो है इंजरी टू मर्मास जो बोला है कि जो मर्माघात, मतलब कोई भी जैसे घुटने पे बार बार चोट लग रही है आपके, या आपके कंधे पे बार बार चोट लग रही है, या बैकबोन में आपके रीढ़ की हड्डी में आपके बार बार चोट लग गई है, तो ये सब जो बार बार चोट लगने से तो भी जो है ये संधियों पे चोट लगती है और अस्थियों में चोट लगती है, ये सब भी जो है वो जिसे कहते हैं आघात जन्य संधिवात, उसे आघात जन्य संधिवात होने के पूरे जो चांसेस हैं वो होते हैं। तो ये सब जो हैं वो कारण संधिवात के हो सकते हैं, ये पूरे कारण जो है वो मैंने आपको डिटेल में बताए हैं। तो इन सब चीजों के हमें बचने के लिए हमारे को जो है बहुत ध्यान से अपने लाइफस्टाइल को, ध्यान से अपने जीवन शैली को रखना चाहिए, समय से खाना पीना करना चाहिए, समय से सोना उठना करना चाहिए और बराबर से एक्सरसाइज करना चाहिए, योग प्राणायाम पे बहुत विश्वास रखना चाहिए और उसको रेगुलर करना चाहिए। और साथ में जो है चोट से हमें बचना चाहिए, वो स्मूथ मूवमेंट जिसे कहते हैं ना, आसन की परिभाषा क्या है, स्थिर सुखासनम, एनी पोस्चर व्हाट वी आर डूइंग वी शुड डू विथ कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी। मतलब आपको कोई भी आसन करना है वो आराम से करना है, किसी में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। जोर जबरदस्ती करेंगे तो शरीर के किसी न किसी भाग को इंजरी कर लेंगे, उसमें चोट पहुंचा देंगे और उसके बाद में बीमारी होना तय हो जाता है। तो अल्टीमेटली मैंने जैसे बताया ही है कि आयुर्वेद में जो है वो वात दोष है, वात पित्त कफ जो तीनों दोष होते हैं, वो तीन दोषों को सम रहना बहुत जरूरी है। लेकिन संधि वात ये अपने नाम से ही एकदम क्लियर हो जाता है कि संधियों में वात दोष की वृद्धि। तो वात दोष की वृद्धि मतलब कि जो कि हमारी बॉडी का काइनेटिक फोर्स है, जो हमारी बॉडी को चलाने के लिए जो है
वो रिस्पॉन्सिबल है कि इस संधियों में वात दोष अगर ठीक रहेगा तो हमारी जो है वो बॉडी चलायमान रहेगी, हमारी बॉडी में कोई जकड़न नहीं आएगी, स्टिफनेस नहीं आएगी, और हमारे जोड़ जो हैं वो जल्दी से घिसेंगे नहीं और हमें संधिवात रोग नहीं होगा। तो इनको नॉर्मल, इसको जो है ये वायु दोष जो है वो कैसे बढ़ता है, संधियों में जो वायु दोष है वो बढ़ता कैसे है, तो वो जो मैंने पहले आपको निदान बताया है वो ये वही चीज है। जैसे इम्प्रॉपर डाइट ले लिया हमने, खान पान जो है वो ठीक ठाक नहीं लिया, ओवर एक्सर्शन जो, तो वही पहले बताया है मैंने, चोट लग जाना है। अच्छा, सर्दी में कोल्ड में एक्सपोजर जो है वो बहुत खतरनाक होता है। ऐसे में अगर आपको थोड़ा सा शुरुआत भी है इस प्रॉब्लम की और आपको ठंडी में जो है आपने गर्म कपड़े नहीं पहने हैं और आप बिल्कुल ठंडी में घूम रहे हैं, तो आपको जो है जोड़ों के जकड़ने का और जोड़ों के और ज्यादा जो है प्रॉब्लम बढ़ने का, जो इसको होने का, ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेस और डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि उससे भी वायु दोष बढ़ता है। टेंशन करते हैं, एंजाइटी करते हैं और ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, तभी भी जो है वो वायु दोष बढ़ जाता है, और वायु दोष बढ़ने से वो फिर संधियों में अगर चला जाता है तो संधिवात होने के पूरे चांसेस होते हैं। और एजिंग तो मैंने बताया ही है, तो क्योंकि वृद्धावस्था में तो जोड़ घिसते ही हैं, और उसके अलावा में वो तो शरीर का क्षरण है ही है। तो इसके अलावा जो है कुछ और भी रीजन होते हैं संधिवात के, जैसे कि आप हार्मोनल इम्बैलेंस डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं लेडीज में, जैसे मेनोपॉज के टाइम में जब उनका मासिक धर्म जो है वो खत्म होने को रहता है, 40 से 50-55 की आयु के बीच में, जब उनका मासिक धर्म रुकने वाला होता है, तभी उनके जो है कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं स्त्रियों के शरीर के अंदर। उससे भी जो है वो शरीर में जो है क्षरण और जो है वो जिसे कहते हैं कि कैल्शियम की जो है वो कमी हो जाती है, जिससे भी उनको जोड़ों की बीमारी होने का डर रहता है। और इसके अलावा दोनों पुरुष और स्त्रियों दोनों में अगर डायबिटीज है, उसका जो जैसे ये तो डायबिटीज भी अपने आप में एक जीवन शैली की बीमारी है, और ये भी हमारी नसों को और जोड़ों को कमजोर करने में बहुत ज्यादा जो है वो करती है। और वो सेकेंडरी तौर पे डायबिटीज वाले रोगियों को यंग एज में आजकल तो डायबिटीज होने के बहुत, मधुमेह जो है बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। अभी हमारे पास रोगी आते हैं 20-25 साल के जवान बच्चे, लड़के लड़कियां, और उनको तो लाइफस्टाइल जीवन शैली ठीक नहीं है, तो उनको मधुमेह हो गया है। तो मधुमेह के लिए इलाज करवाते हैं, मधुमेह के लिए चिकित्सा करते हैं, और वो मधुमेह तो उसको बड़ी मुश्किल से नॉर्मल करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंदर से दूसरी बीमारियां देना शुरू कर देती है। उसमें भी संधिवात बहुत ज्यादा कॉमन है। और स्थौल्य जो है वो, स्थौल्य तो बहुत ही ज्यादा, स्थौल्य से तो क्या होता है कि बॉडी का सारा वेट बेयरिंग जॉइंट्स कौन से होते हैं, हमारे जो है हिप जॉइंट है, और उसके बाद में हमारे घुटने हैं, और फिर उसके बाद में हमारे जो एंकल जो टखने हैं। तो जो ये सब जो हमारे नीचे के जो जॉइंट्स हैं, वो सब जो है हमारे वेट वजन जो है, अगर हमारा अपर बॉडी का वेट ज़्यादा है, धड़ का वजन ज़्यादा है, तो वो लोअर बॉडी में, हिप जॉइंट में, घुटनों में, टखनों में, वहाँ पे सारी बॉडी का जब वेट ज़्यादा पड़ता रहता है, तभी भी उन जोड़ों में जो है वो आपस में टकराते हैं बार बार, और फिर कार्टिलेज जो होती है जोड़ों के बीच में वो घिस जाती है, और कार्टिलेज घिसने से जो है, और फिर जोड़ आपस में, हड्डियां भी आपस में टकराने से वो जोड़ों में संधि, तो स्पेस कम हो जाता है, उनमें जो साइनोवियल फ्लूइड है वो भी कम होने लग जाता है। तो ये सब जो जल की मात्रा कम होने की वजह से भी, इस तरह से स्थौल्य से भी जो है संधिवात हो जाता है। तो इस वजह से जो है सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि नेक्स्ट टू एजिंग, जो वृद्धावस्था है, उसके बाद में सबसे ज्यादा जो संधिवात का कारण है वो स्थौल्य है। तो स्थौल्य वाले रोगियों में सबसे ज्यादा संधिवात होता है आयु के, वृद्धावस्था के अलावा। उसके बाद में बार बार जिनको जो चोट लग जाती है, जैसा मैंने बताया है, उसके ऐसे रोगियों को भी संधिवात होता रहता है। तो संधिवात के लक्षण क्या है? संधिवात के जो लक्षण हैं उनमें ये कहा गया है कि जब वात दोष बढ़ जाता है संधियों में, तो उनमें जो है सूजन आती है, स्वेलिंग आने लग जाती है। कईयों को हाथों में सूजन आ जाती है, कईयों को कोहनियों में सूजन आ जाती है, कई लोगों को कंधों में सूजन आ जाती है, कई लोगों को तो हिप जॉइंट में, और सबसे ज्यादा लोगों को तो संधिवात जो परेशान करता है वो घुटनों को परेशान करता है। घुटनों में सूजन है, और अंदर से जो है वो बहुत ज्यादा जो है साइनोवियल फ्लूइड में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और अंदर से जो है वो, और सबसे ज्यादा परेशान क्या करता है, सूजन भी परेशान,
सूजन से क्या होता है, आपका चलन चाल जो है वो गड़बड़ हो जाती है, आप टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, और फिर टेढ़ा मेढ़ा चलने से और जोड़ों में स्वेलिंग आती है, और जोड़ों में स्पेस की कमी हो जाती है, और फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब रोगी को दर्द होता है और जब चलने में दिक्कत होती है, तभी उसको पता चलता है कि मेरे को तो कहीं जोड़ों में कुछ दिक्कत हो रही है, मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ। तब वो जाते हैं वैद्य के पास, डॉक्टर के पास अपनी चिकित्सा करवाने के लिए। नहीं तो चल फिर रहे हैं तो कोई भी नहीं जाएगा डॉक्टर के पास, जब चलने में दिक्कत होएगी तभी जाएंगे डॉक्टर के पास। तो इस तरह से वो सीधा करना, पैरों को सीधा करना, पैरों को मोड़ना, उठने बैठने में तकलीफ होना, कुर्सी में बैठे हैं, सोफा में बैठे हैं, बिस्तर में बैठे हैं, आपने पाँव नीचे रखा, पाँव नीचे रख के आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपके पाँव, आपके घुटने, आपके टखने ये जोर ही नहीं ले रहे हैं खड़े होने के लिए। तो इस तरह से जो है वो जोर अगर नहीं ले रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है चलने फिरने में। आपको बाथरूम जाना है पर आप बाथरूम नहीं जा पा रहे हो, आप शौच के लिए नहीं जा पा रहे हो, आप नहाने के लिए नहीं जा पा रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो, तो ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पा रहे हो 5 मिनट से ज्यादा, और चलना तो बहुत ही ज्यादा दूभर हो गया है। तो ये जो सब लक्षण हैं, और घुटनों में थोड़ा तो जब आप आगे पीछे करते हो उन पे हाथ रखते तो उनमें से कट की आवाजें आती हैं, उसको क्रेपिटस कहते हैं। तो ये कट की आवाजें जो होती हैं ये भी संधिवात की पूरी निशानी है, लक्षण है ये। तो ये सब लक्षण जब होते हैं तो समझ लेना चाहिए कि संधिवात हो रहा है और इसकी चिकित्सा करना बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो आगे मुश्किल हो जाएगी। तो संधिवात में सबसे ज्यादा सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं दर्द और जकड़न। दर्द और जकड़न है, और लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट मतलब चलने में दिक्कत, और उसके बाद में जॉइंट में डिफॉर्मिटी। उसके अल्टीमेटली सबसे लास्ट में क्या होता है कि जोड़ जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होने लग जाता है, आपका पैर जो है वो बाहर की तरफ कभी निकल जाता है, किसी का पाँव अंदर की तरफ हो जाता है, और हड्डी जो है वो कई बार बाहर की तरफ निकल जाती है पैर की, और थाई बोन जो होती है या कई बार ये अंदर की तरफ चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन किसी ने कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है अपने जॉइंट को। तो ये सब जो है दिक्कतें आती हैं, और उसी से पता चलता है कि संधिवात है। अभी संधिवात की जो संप्राप्ति है, मतलब जो पैथोजेनेसिस है कि कैसे संधिवात हो गया, तो वो तो मैंने क्लियर कट आपको पहले ही बता दिया है कि वायु दोष जो है वो बढ़ जाता है शरीर में, और वो जो स्रोतसों को जो है, वो बॉडी के जो स्रोतस हैं, जो चैनल्स हैं, उनको ब्लॉक कर देता है। उससे उसको दर्द है, जकड़न है, और ये सब जो है, और चलने में दिक्कत है, और ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये सब हो जाते हैं, तो ये संप्राप्ति हो जाती है संधिवात रोग की। तो उसके बाद में जो है उसके बाद में ये बताया गया है कि वायु दोष जो है वो किस तरह से डिरेलमेंट, अभी इतना डिटेल में आपको मैं नहीं बताती हूँ, ये बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाता है, क्योंकि ये हम जब चिकित्सा करते हैं तभी काम में आती हैं ये सब चीजें। तो उसके बाद में हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस, सापेक्ष निदान हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि आम वात और संधि, जैसे सापेक्ष निदान किससे कर सकते हैं। कभी ऐसा पेशेंट आ गया हमारे पास, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे को तो जोड़ों में जो है, मेरे दोनों हाथों में बहुत ज्यादा जो है, जोड़ों में, हाथ के जोड़ों में बहुत सूजन आ गई है, और उसके बाद में मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरे को जो है वो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मैं, हाथ मेरे खुले हैं तो मैं मुट्ठी बंद नहीं कर सकता हूँ, और अगर मेरी मुट्ठी बंद है, मैं सो के उठाऊं तो मैं मुट्ठी खोल नहीं पा रहा हूँ, और मेरे को सुबह सुबह जो है और शाम के समय में थोड़ा थोड़ा ज्वर जो है, हल्का हल्का ज्वर भी रहता है, और बहुत ज्यादा जोड़ जकड़ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता है, ठंडे पानी में हाथ डालता हूँ तो बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा जकड़ जाता है, और ज्यादा दर्द होता है, और ऐसा दर्द होता है जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया है। और उसके बाद में जब धीरे धीरे सूरज निकलता है, धीरे धीरे दिन में गर्मी बढ़ती है, और फिर मैं थोड़ा थोड़ा काम करने लग जाता हूँ तो मेरे जोड़ खुलने लग जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो और एक मरीज आ गया, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे को तो दोनों घुटनों में सारा दिन बहुत दर्द रहता है, सारा दिन इतना दर्द रहता है कि मैं तो चलने फिरने में बहुत मुश्किल होता है, उठने बैठने में बहुत मुश्किल होता है, सुबह उठूं तो भी नीचे पैर रखने में दर्द, और मैं दिन में जो कुर्सी में खड़ा होना या कुर्सी में बैठना चाहूँ तो भी खड़े उठने बैठने में भी दर्द है, चलने में भी दर्द है, सीढ़ी चढ़ने में भी दर्द है, सीढ़ी उतरने में भी दर्द है, हर चीज में मुझे उस टाइम में दर्द है, और पूरे दिन में एक ही तरह का दर्द है। तो ये तरह से जो है सापेक्ष निदान हम आमवात और संधिवात का जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है हम वात रक्त में जो है, जो जिसको गाउट कहा जाता है, उसमें भी हम अलग अलग तरीके से सापेक्ष निदान कर सकते हैं कि वात रक्त में क्या फर्क है, संधिवात की नहीं, वात रक्त तो नहीं है, संधिवात है,
और आम बात तो नहीं है, संधिवात है। तो ये सापेक्ष निदान करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चिकित्सा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब अगर हम संधिवात की चिकित्सा ना करके आम बात की चिकित्सा करेंगे तो वो थोड़ी अलग हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम संधिवात की चिकित्सा ना करके वातरक्त की चिकित्सा समझ के वातरक्त की चिकित्सा करने लग जाएंगे, वो भी थोड़ा अलग हो जाएगा। तो अगर हम बिल्कुल इन पर्टिकुलर एकदम संधिवात को जो है हम निदान करके और उसके बाद में उसकी चिकित्सा शुरू करते हैं, तो उससे जो है बहुत अच्छा रोगी को लाभ मिलता है। और अभी संधिवात की चिकित्सा के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने हॉस्पिटल में, हम अपने होली फैमिली अस्पताल में भी कैसे रोगियों को ठीक करते हैं, और जो आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखा है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस रोग को जो है वो मध्यम रोग मार्ग कहा गया है, क्योंकि उसमें वायु दोष है और धातु क्षय भी है। तो धातु क्षय जो है वो भी, तो आप तो देखिए जो अस्थि संधि जो है वो तो धातु भी है, तो संधि शूल है, ये सब जो चीजें हैं, तो इसलिए ये मध्यम मार्ग रोग है और बहुत जल्दी ठीक होने वाला नहीं है, बहुत जिद्दी रोग है। तो इसको हम जो है क्षमा करें, तो इस तरीके की कृच्छ साध्य व्याधि है ये, लघु सुख साध्य व्याधि नहीं है, ये कृच्छ साध्य व्याधि, मुश्किल से ठीक होने वाली व्याधि है। इसके लिए चिकित्सा लंबे समय तक करनी पड़ती है रोगियों को, और करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। वृद्धावस्था में अगर हुई है तो उनको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। अगर वो चिकित्सा कुछ ना कुछ करते नहीं रहेंगे, तो जब रोकेंगे चिकित्सा को तो उनकी व्याधि बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो कृच्छ साध्य व्याधि में, और याप्य व्याधि है, कृच्छ साध्य भी है और याप्य भी है। याप्य में ये है कि जब तक हम चिकित्सा करते रहते हैं तब तक तो रोग ठीक रहता है, जब चिकित्सा रोक देते हैं तो रोग जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो संधिवात है वो कृच्छ साध्य और याप्य रोग है। तो हमको उसका कुछ ना कुछ चिकित्सा, उसके लिए कुछ ना कुछ उसको हमें उपचार करते रहना है, ताकि वो रोग जो है वो ठीक ठाक हमारे शरीर चलता फिरता रहे, हम चलते फिरते रहें। क्योंकि वैसे भी जो है वृद्धावस्था की जो बीमारियां हैं वो भी सारी बीमारियां ही कृच्छ साध्य होती हैं, क्योंकि क्षरण वाली, क्षय जन्य व्याधियां होती हैं, तो उनमें हमें कुछ ना कुछ जो है चिकित्सा करते रहना चाहिए। उसके बाद में संधिवात की जो चिकित्सा है उसमें हम कौन कौन से जो हैं जो जड़ी बूटियां यूज करते हैं, कौन कौन से औषधीय पादप हैं जो यूज करते हैं इसकी चिकित्सा में, उसके बारे में मैं आपको मैंने प्लांट्स का, कुछ मैंने पादपों के नाम यहाँ पे लिखे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि एरंड है, एरंड का जो पेड़ है, एरंड के पत्ते हैं, एरंड के बीज हैं, एरंड का तेल है, ये सब जो चीजें हम संधिवात में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसमें। और उसके बाद में गुगलू है, तो गुगलू जो है, गुगलू का जो है एक्सट्रैक्ट निकाल के गुगलू की जो टैबलेट्स, गोलियां बनाई जाती हैं, वटी बनाई जाती हैं, गुटी बनाई जाती हैं, और उसके बाद में एक्सटर्नल कभी कभी लेपन के लिए भी यूज किया जाता है। तो इस तरह से गुगलू का बहुत अच्छा यूज होता है। रसोन, जैसे लहसुन है लहसुन भी जो है वो वायु दोष को शमन करने वाला है, और वो भी संधिवात में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा शुंठी है, जो सूखी अदरक जो होती है उसके पाउडर को शुंठी कहा जाता है। तो उसको, अदरक को सुखा के जो पाउडर बनाते हैं, तो वो शुंठी चूर्ण जो है वो शुंठी पाक यूज किया जाता है। उसके अलावा शुंठी चूर्ण का यूज किया जाता है। इस तरह से शुंठी का जो है हम काफी यूज कर लेते हैं इसमें, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको फिर से बताऊं, एज एन आयुर्वेदा डॉक्टर, कि ये जो औषधियां मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत सारी औषधियां, इसके अलावा भी बहुत सारी औषधियां हैं जो संधिवात में यूज होती हैं। लेकिन हमको अपने जो है वैद्य के हिसाब से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इन सब में से कुछ ना कुछ यूज करना चाहिए। क्योंकि वैद्य जो हैं वो नाड़ी देखेंगे और आपकी प्रकृति के बारे में कुछ प्रश्न पूछेंगे, तो आपकी प्रकृति को देखकर ही उसकी चिकित्सा होती है। आपकी प्रकृति के आज, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि आपकी पित्त प्रकृति है और आपको संधिवात है। अब संधियों में तो वायु दोष वृद्धि है, लेकिन प्रकृति आपकी पित्तज है। अब उसमें पित्तज प्रकृति में गर्मी के मौसम में आप जो है वैद्य को दिखाया नहीं। मैंने बता दिया आपको अपनी प्रेजेंटेशन में, कि मैंने अपनी संभाषा में आपको बता दिया कि जी भलातक बहुत अच्छा होता है, ये 10वें नंबर पे भलातक है, ये बहुत अच्छा होता है। आपने तो गर्मियों में जो है एकदम मई जून के महीने में आप भलातक अवले लेकर आ गए, और भलातक अवले आपने एक एक चम्मच भर के खाना शुरू कर दिया।
तो आपके मुंह में छाले हो जाएंगे, आपके पेट में अल्सर हो जाएंगे, और आपको तो कभी कभी हो सकता है कि तो मल में, मूत्र में रक्त भी आने लग जाए। तो ऐसा, इस तरह के साइड इफेक्ट भी होने लग जाते हैं। तो इसीलिए ये हमेशा कहा जाता है, हम तो आपको एक बड़ी मोटे तौर पे जानकारी पूरी मैं दे देती हूँ बीमारी की और व्याधि की भी और चिकित्सा की भी, लेकिन आपसे मेरे को ये अनुरोध है कि आप जो है, जब भी आप इसके चिकित्सा करना चाहते हैं कोई भी, तो आप बिना वैद्य की जानकारी के, बिना वैद्य को दिखाए आप अपने लिए कोई दवा ना लें, अपने से कोई उपचार ना करें। वैद्य की जो कंसल्टेशन है, वैद्य का जो दिखाना है, वो बहुत जरूरी है आपकी व्याधि को उचित रूप से और समान रूप से और अच्छे ढंग से ठीक होने के लिए। तो वैसे फिर भी मैं आपको सारे इन औषधियों के बारे में बताती हूँ। तो शल्लाकी जो है, एक इसमें एक बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लांट है शल्लाकी। जो शल्लाकी है, बॉसवेलिया, इसके बारे में बहुत रिसर्च हुआ है हमारे यहाँ भारत देश में। और शल्लाकी जो है, अभी आपको मैं एक बात बताती हूँ शल्लाकी के बारे में बताने के साथ साथ, कि कुछ वर्ष पहले की बात है, लगभग 20-22 वर्ष पहले की बात मैं आपको बताती हूँ, कि दो प्रोडक्ट जो हैं वो अमेरिका से रिसर्च होके यहाँ पे आए। एक कॉन्ड्रियाटिन और दूसरा जो है वो ग्लूकोसामाइन। तो कॉन्ड्रियाटिन और ग्लूकोसामाइन जो है वो मरीन ओरिजिन के प्रोडक्ट हैं मतलब सी से लिए गए प्रोडक्ट हैं, समुद्र से लिए गए। तो इनका वो तो उन्होंने मतलब जो है वो थोड़ा स्टडी करके इनको यूएसए में, अमेरिका में पेटेंट कर दिया उन्होंने। और कॉन्ड्रियाटिन और ग्लूकोसामाइन जो है वो बिल्कुल सी में जो ऐसे पाए जाने वाले बिल्कुल बेकार से चीजें हैं, और मतलब बहुत ज्यादा, वो तो उनको जो है उन्होंने इतना प्रमोट किया, इतना उसका प्रमोशन किया, इतना पब्लिसिटी किया, कि वो लोग जो हैं वो बहुत एलीट क्लास है, वो तो सब लोग जो हैं बोलने लगे कि हम तो बहुत महंगा बेचने लगे, क्योंकि उन्होंने पेटेंट कर लिया उसको। तो एक एक टैबलेट उसकी जो है वो 200 250 रुपए की एक एक टैबलेट तब बिकती थी उसकी, एक एक कैप्सूल उसका बिकता था। अभी तो सस्ता हो गया है। तो जब मैंने पढ़ा उसका पेटेंट, कॉन्ड्रियाटिन का भी और ग्लूकोसामाइन का भी, जब मैंने उसका पेटेंट पढ़ा तो मैंने देखा कि उन्होंने बहुत छोटा सा पायलट स्टडी किया हुआ है, बहुत अच्छा डीप स्टडी, बहुत बड़े ग्रुप पे, बहुत सारे पेशेंट्स पे, बहुत सारे रोगियों पे उसका रिसर्च नहीं था, तभी नया रिसर्च हुआ था। और फिर मैंने देखा कि हमारा शल्लाकी पे तो, हमारे तो बॉसवेलिया पे इतना अच्छा रिसर्च हुआ है, और बॉसवेलिया का रिसर्च तो इससे कई गुना ज्यादा अच्छा है, और उसके रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और इसका तो कॉस्ट भी कुछ ज्यादा नहीं है, तो बहुत महंगी भी नहीं है दवा। तो शल्लाकी का इतना अच्छा रिजल्ट है संधिवात में, वो तो बहुत लोग जो है उसको उपयोग कर सकते हैं और बहुत फायदा उठा सकते हैं। ये डिजेनरेशन को रोकने वाली और बहुत अच्छी जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये जॉइंट्स के लिए। उसके बाद में रासना एक प्लांट होता है, उसका भी यूज होता है। निर्गुंडी का बहुत यूज होता है। गुडुची तो आप सब लोग जान गए होंगे। अभी तो गिलोय को तो है, कोविड में तो पूरी दुनिया के शोर मच गया कि गिलोय का जो है वो उससे कोविड का, कोरोना में बचाव के लिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए गिलोय जो है वो बहुत ही उपयोगी प्लांट है। उसका जो है उसका तना का यूज करते हैं, उसका जूस निकाल के, रस निकाल के गुडुची स्वरस को यूज किया जाता है, या गुडुची का सत्व बना के यूज किया जाता है, और बहुत कॉमनली मार्केट में अवेलेबल भी है। और गुडुची जो है वो और भी कई बीमारियों में बहुत ज्यादा यूज होता है। श्वसन तंत्र की बीमारियां हैं और कई तरह के ज्वर हैं, उनमें यूज होता है, लेकिन संधिवात में भी गिलोय का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। उसके बाद में देवदारू है, भल्लातक है, कुपीलू कुचला है, अश्वगंधा है। अश्वगंधा तो आप सबने सुना होगा, अश्वगंधा का संधिवात में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद में धतूरा है, और शिगरू है। शिगरू मतलब मोरिंगा, जो जिसको सांबर में जिसकी फली को डाला जाता है, वो शिगरू प्लांट बोलते हैं उसको। और उसके अलावा हरिद्रा जो हल्दी का जो है उसका भी बहुत अच्छा यूज है। इन सब जो प्लांट्स है इनका बहुत अच्छा यूज है इसमें। और उसके बाद में अभी मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन बताऊंगी, जो कि कॉम्बिनेशन जो है वो संधिवात में यूज होते हैं। आयुर्वेद में जो हम लोग अपनी रोजमर्रा में जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको यूज करते हैं, और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिल जाते हैं। जैसे योगराज गुगलू है, ये गुगलू की सारी प्रिपरेशन है। त्रयोदशांग गुगलू है, और सिमनाथ गुगलू है, त्रिफला गुगलू है, कैशोर। अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, किसी में स्वेलिंग ज्यादा है तो कौन सा गुगलू यूज करना है, किसी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है तो कौन सा गुगलू, किसी में दर्द ज्यादा है, किस कंडीशन में कौन सा, किसमें चोट लग के
दर्द हुआ है तो हमको कौन सा गुगलू यूज करना है। इस तरह से अलग अलग गुगलुओं के यूज जो है वो हम किस अलग अलग तरीके से निर्धारण करके, रोगी की दशा को निर्धारण करके तय करते हैं कि उनको कौन सा गुगलू देना चाहिए। तो उसके अलावा जो है कुछ कषाय जो हैं, कुछ क्वाथ जो हैं, वो भी हम संधिवात की चिकित्सा में यूज करते हैं। जैसे दशमूल क्वाथ है, महारासनादि क्वाथ है, गंधर्व हस्त्यादि का क्वाथ है, देवदारवादी क्वाथ है। इस तरह से ये क्वाथ भी यूज करते हैं। कुछ स्वर्ण योगों को भी बहुत अच्छा, जो बहुत क्रॉनिक पेशेंट हो गया है, जिनको बहुत ही ज्यादा किसी भी दवा से असर नहीं आता है, तो हम उनको स्वर्ण योग जो है उनको थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए बीच बीच में यूज करते हैं, जिससे उनको बहुत पेशेंट को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। उनको पेन है और जो उनका जो सूजन है, अंदर की जो इन्फ्लेमेशन है वो जल्दी दूर हो जाती है। जैसे बृहत्वा चिंतामणि रस है, योगेंद्र रस है, स्वर्ण गुगलू है। इस तरह की जो औषधियां हैं वो हम बीच बीच में पेशेंट्स में, बीच बीच में रोगियों में यूज करते रहते हैं, ताकि उनको कंफर्टेबल हो जाए, उनका डिजेनरेशन जो है वो फर्दर रुके। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तेल। जो औषधीय तेल हैं उनसे जो मालिश है और उनसे जो अभ्यंग है, उसका जितना रिजल्ट है उतना इसमें किसी भी चीज का जितना, अगर हम ये कहें कि 50% मेडिसिन काम कर रही है, दवा काम कर रही है, तो 50% ही जो है अभ्यंग काम करता है। लेकिन वो अभ्यंग जो है वो अभ्यंग की तरह होना चाहिए। वो पहलवानों वाला जोर जोर की अभ्यंग नहीं करना है। आराम आराम से हमको धीरे धीरे मसल की डायरेक्शन में जेंटल अभ्यंग करेंगे। नारायण तेल है, विषगर्भ तेल है, एरंड स्नेह है, धनवंतरम तेल है, कोटम चुकादी तेल है। ये सब तेल जो है वो हम अभ्यंग के लिए अफेक्टेड जॉइंट्स में जहां भी संधिवात है वहां पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पंचकर्म चिकित्सा जो है, संशोधन चिकित्सा जिसे कहा जाता है, वो भी संधिवात में आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा की जाती है। पंचकर्म चिकित्सा वैसे तो 5 ही तरह की होती है: वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, नस्य कर्मा। तो ये जो है हम इसमें लेकिन वायु दोष के लिए इसमें सबसे ज्यादा बस्ती जो है, वो बस्ती चिकित्सा जो है वो बहुत कॉमन है। तो आस्थापन, अनुवासन बस्तियां जो हैं वो मेनली जो है हम संधिवात में यूज करते हैं। योग बस्ती है, मात्रा बस्ती है, इस तरह की बस्तियां हम देते हैं, जिनमें मेडिकेटेड जो है, जिसको एनीमा बोलते हैं, वो मेडिकेटेड एनीमा दिया जाता है। वो उसको पेट को साफ करने के लिए नहीं होता है, बेसिकली उसको बीमारी को दूर करने के लिए और बीमारी में शांति देने के लिए होता है। उसके अलावा पंचकर्म के बारे में तो मैंने आपको आगे बताना भी है कि पंचकर्म जो है वो बिल्कुल ही यूनिक ट्रीटमेंट है, जो कि संधिवात के रोगियों के लिए बहुत ही चमत्कारी रूप से प्रभावकारी है। और इसका पूरा वर्णन जो है वो चरक संहिता में है, सुश्रुत संहिता में दिया गया है। और हम लोग यहाँ पे होली फैमिली हॉस्पिटल में सारी पंचकर्मा जो चिकित्साएं हैं, जो भी संधिवात के लिए यूज होती हैं, उन सबको करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल अभी फोटोग्राफ्स भी से दिखाऊंगी जो कि हम होली फैमिली में करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? स्नेहन करते हैं। स्नेहन माने कि वही जो हमको तेल लगाना, मालिश करना, अभ्यंग करना और उसको मेडिकेटेड ऑयल से करना। और उसके बाद में अभ्यंतर स्नेहन भी। ये तो हो रहा बाह्य स्नेहन, बाहर की तरफ से जो हम मालिश का जो चिकित्सा है वो कर रहे हैं। और अभ्यंतर स्नेहन में हम रोगी को दवाई वाला घी पिला रहे हैं या दवा वाला तेल पिला रहे हैं, या उसके अलावा हम बस्ती दे रहे हैं, या हम उसको जो है मात्रा बस्ती दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो अभ्यंतर जो है वो स्नेहन, वो भी जो है इस रोग में किया जाता है। उससे भी बहुत ही लाभ मिलता है। और स्नेहन के बाद में हम स्वेदन करते हैं। स्वेदन के मतलब कि दवाओं के काढ़े से पेशेंट को स्टीम दिया जाना। तो उसमें 2 तरह की स्टीम होती है, नाड़ी स्वेदन भी किया जाता है, और उसके बाद में पत्रपिंड स्वेदन, पोटली से स्वेदन करते हैं। उसमें कई तरह की पोटली बनाने के लिए कई तरह की दवाएं मिक्सचर की जाती हैं, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जो कि हम अपने होली फैमिली अस्पताल में करते हैं। ये देखिए, ये पत्रपिंड पोटली बनाने के लिए, ये देखिए मैंने फोटो सब लगाई हैं। ये इधर में धतूर पत्र हैं, एरंड पत्र हैं, और इसके अलावा जो है वो अर्क पत्र हैं, और इधर निर्गुंडी पत्र भी हैं। तो ये सब जो है, ये सब पत्तों को जो है हम उधर में हमारे पास कटर है, वहां पे काट के और उसमें और भी कई चीजें मिलाते हैं, और मेथी और सोया चूर्ण मिला देते हैं। उसमें नारायण शीरबला मंजिष्ठादि ऑयल भी मिक्स करके पूरा मिक्सचर तैयार करके फिर हम ये पोटलियां बनाते हैं, और इन पोटलियों से सिकाई करते हैं, स्वेदन करते हैं। उससे रोगी को अंदर की सूजन है, रोगी को दर्द है, इन सब में बहुत आराम आता है। तो पत्रपिंड स्वेदन के लिए इस तरह की पोटली का हम यूज अपने अस्पताल में करते हैं। ये देखिए आप पत्रपिंड स्वेदन करते हुए रोगी का, और नाड़ी स्वेदन करते हुए, और एक ये नीचे की टेबल जो है वो, उसमें हम सर्वांग बाष्प स्वेदन करते हैं।
उसमें वो नीचे आप देख रहे हैं इस टेबल में 2 पतीले हैं, उनमें अंदर से हम जो है वो काढ़ा जो है दवाई वाला, जैसे दशमूल क्वाथ है या एरंड स्ने वो तो एरंड क्वाथ है इस तरह के का दारवादी क्वाथ है, इस तरह के जो काढ़े हैं उनको हम बॉईल करते हैं और रोगी को उसके ऊपर लिटा के ऊपर से कवर कर देते हैं और उसके उस तरह से जो है उसको अंदर से हीट मिलती है अंदर से, और फिर उसकी हीट मिलने से उसकी सूजन भी कम हो जाती है और दर्द में भी कमी आती है। तो सर्वांग बाष्प स्वेदन, नाड़ी स्वेदन और पत्रपिंड स्वेदन, ये सब जो चीजें हैं जो हम रोजमर्रा की टाइम में जो रोगियों को करते हैं वहां पे, वो है ये सब। तो संशोधन जो है वो देखिए उसमें ये कहा गया है कि जो संशोधन है वो हमेशा जो है वो बहुत ही लाभकारी रहा है संधिवात के रोगियों में। और इसके अलावा हम मृदु विरेचन दे देते हैं, जैसे कोई भी हम तो उसको मेडिकेटेड घी पिला देते हैं या गंधर्वस्यादि तैलम जो कैस्टर ऑयल है वो पिला देते हैं या पंचघृत गुगलू देते हैं। तो उसको मृदु विरेचन देना जो है बहुत आवश्यक होता है रोगी को, जिससे कि उसको शरीर में हल्कापन आता रहे और वायु दोष जो है मृदु विरेचन देने से वायु और पित्त दोष जो है वो शरीर के सम होने लग जाते हैं और उसके जो बॉडी में जो क्षय है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और बहुत उसमें बहुत लाभ होता है। और वायु का जो अनुलोमन है वो बहुत ही आवश्यक है। वायु के अनुलोमन के लिए हमको स्निग्ध वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, उष्ण वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। जो वायु दोष के ऑपोजिट गुण वाली, जो विरुद्ध गुण वाली जो वस्तुएं हैं उनको यूज करना है, जिससे जो है उनका स्रोतरोध खुल जाता है। वायु ने जहाँ स्रोतों को बंद कर रखा है वो खुल जाए और वो तो वायु का आवागमन जो है वो ठीक हो जाने से, वातानुलोमन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाने की वजह से, तो उससे भी वायु दोष कम होने से और ये रोग में पीड़ा में, मेनली पीड़ा में और जकड़न में बहुत ज्यादा अच्छा आराम आता है वायु का अनुलोमन करने से। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि पंचकर्म चिकित्सा में बस्ती चिकित्सा जो है वो बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो निरू बस्तियां हैं और काल बस्ती, कर्म बस्ती, योग बस्ती, मात्रा बस्ती, ये सब बस्तियां हम वहाँ पे एनिमा ट्रीटमेंट जो है मेडिकेटेड जो है ऑयल मिला के और कई तरह की जो है उनमें जड़ी बूटियां मिला के हम करते हैं, जिससे कि रोगियों को बहुत बहुत लाभ होता है। और साध्यता असाध्यता प्रोग्नोसिस जो है संधिवात जो है मैंने आपको बताया ही है कि गंभीर धातुओं का और मध्यम रोग मार्ग का है, तो इसीलिए जो है इसको कृच्छ साध्य व्याधि कहा गया है और याप्य व्याधि भी है ये। तो याप्य व्याधि और कृच्छ साध्य व्याधि को मैंने पहले ही बता दिया है। इसको देखते हुए हमको कुछ ना कुछ चिकित्सा या नित्य अभ्यंग है या वातानुलोमन के लिए कुछ ना कुछ घृतपान जो है, इस तरह की जो चीजें अभ्यंतर और बाह्य घृतपान, तेल का स्नेहन जो है वो हमें करते रहना चाहिए। स्नेहन करते रहने से वायु दोष का अनुलोमन होता रहता है, वायु दोष की शांति होती रहती है। अभी इसके अलावा मैं आपको डाइट का जो है वो जब तक नहीं बताऊंगी, भोजन का जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम कैसे अपना जो है संधिवात को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से डाइट का जो है आहार का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 चीजों का जो है बहुत ही लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, बहुत जीवन शैली के लिए को ठीक रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, उससे भी रोगों की हम उत्पत्ति को ही रोक सकते हैं। और कुछ खाना खाने के जो, भोजन करने के जो कुछ ऐसे रूल्स हैं वो बहुत कॉमन है, इसमें मैंने वर्णन किया हुआ है। जैसे हम षड्रस आहार लेना चाहिए और पहले मीठा है, फिर ऑयली है, फिर उसके बाद में खट्टा है, फिर ऐसे करके हमें खाना चाहिए। फिर खाना जो है वो ताज़ा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए और इस तरीके से पहले का रखा हुआ खाना नहीं खाना है। और विरुद्ध आहार का जो सेवन है वो नहीं करना है। ओवर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बहुत कम नहीं खाना है, टाइम से खाना है और खाने के बाद में क्या पीना है उसका भी ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और विरुद्ध आहार का विशेष ध्यान रखना है। जैसे दूध के साथ में मछली है, दूध के साथ में नमक है, दूध के साथ में खट्टा है, ये नहीं खाना है। और हनी और घी, जो शहद और मधु और घृत जो है वो बराबर मात्रा में हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए। दूध के साथ में फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए। ये सब चीजें जो हैं विरुद्ध आहार के जैसी हैं। ऐसे भी बहुत सारे जो है विरुद्ध आहार के आइटम्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। शलाकी का मैंने पहले ही बता दिया है, शलाकी का बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च भी हुआ है। शलाकी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं संधिवात में, तो हमें शलाकी का प्रयोग करना चाहिए। ये जिंजर का मैंने जो अदरक का मैंने बताया है, जिंजर को जो है वो काफी अच्छा यूज कर सकते हैं हम। और उसके बाद में हमको ये देखना है कि व्हाट आइडियली इज रिक्वायर्ड, जो वृद्धावस्था में हमें देखना क्या है, उनको वृद्धावस्था में हमें केयर, किस तरह की केयर करना है, उनको हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है। हमें उनको मानसिक जो है वो उनका संतुलन बना रहे और उनके लिए जो है उनके साथ में समय व्यतीत करिए
और उनके साथ में जो है बात करिए, और उनको हमें एक सेफ्टी रहना है, ऐसा करके जो है हमको उनको माहौल देना है, उनको ऐसा वातावरण उपस्थित करवाना है उनके लिए, उनका कंफर्ट रहे, उनको जो है उनका आत्मविश्वास बना रहे। इस तरीके से हमारे को वृद्ध लोगों को जो है ट्रीट करना है, क्योंकि वृद्धावस्था तो सभी के साथ आनी है, और वृद्धावस्था मतलब कि तरह तरह की बीमारियां, और संधिवात सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी, तो हमें संधिवात के रोगियों को भी इस तरह से उनको ट्रीट करना है, जिससे कि उनको अच्छा लगे, और उनकी पीड़ा जो है, आधी पीड़ा तो उनके हमारे बिहेवियर से, हमारे उनके साथ बर्ताव करने से ही ठीक हो जाना चाहिए। तो इन सब चीजों का हमें वृद्धावस्था के रोगियों के साथ ध्यान देना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं आप एक गोल हमारा जो है कि हमारी लाइफ का जो है, हमारा गोल जो है, उद्देश्य है, वो क्या है? जीवेम शरदः शतम्, पश्येम शरदः शतम्, प्रभ्रमाम शरदः शतम्, शृणुयाम शरदः शतम्, अदीनाश्याम शरदः शतम्, कि मतलब जो है हे भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, और ये तो ऋग्वेद का श्लोक है, कि मतलब भगवान से ये प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, मैं 100 साल तक जीऊं, लेकिन 100 साल तक जीते हुए देखता रहूं, सुनता रहूं, मेरी इंद्रियां खराब ना हो, मतलब, और अधीना शाम मतलब किसी के अधीन ना हो जाऊं। तो अधीन ना होने का मतलब मुझे संधिवात की व्याधि नहीं हो। तो संधिवात से बचने के लिए हमारे को लाइफस्टाइल को फॉलो जरूर करना है, जो कि मैंने आपको आज पूरी तरह से बताया है। और अभी आप मेरे से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो प्लीज पूछ सकते हैं। कोई भी दर्शक और कोई भी श्रोतागण मेरे से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं इस बीमारी के बारे में, या और भी आयुर्वेद के बारे में कुछ पूछना चाहें तो जरूर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रितु सेठी जी मैम को आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के लिए, और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण नॉलेज के लिए, क्योंकि जैसी ये एक क्या कहें फिलहाल रोग है जो अर्थराइटिस, ये कहीं ना कहीं जैसा बताया गया कि आज कम एज वालों को भी हो रही है ये बीमारी, और बुढ़ापे के लिए तो ज़्यादा ही समस्याएं ज़्यादातर लोगों को सुनने में आ रही हैं कि हो रहा है ऐसा। और इसका एलोपैथ एक जो कहते हैं ना कि उसमें तो इसका उपचार ही नहीं है, डॉक्टर्स पहले ही बोल देते हैं कि इसके लिए तो आपको ताउम्र दवाएं आपको लेनी ही पड़ेंगी। लेकिन आयुर्वेदा परमानेंट जो इसका एक ट्रीटमेंट दे रहा है। लोग बस यही करें कि इसको फॉलो करें, और जैसा कि डॉक्टर मैम ने बताया कि आपको किसी न किसी आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह लेकर के ही किसी भी जड़ी बूटी या कोई भी आयुर्वेदिक दवा का जो है उपयोग करें। और इस तरह से इस सेशन को बार बार रिपीट देते हुए भी लोग इसका पूरा ज्ञान अर्जन कर पाएंगे। और ये हमारा वीडियो स्कूल योगपीठ के YouTube चैनल पर भी रहेगा। तो आज के इस महासत्र को अब यहीं विराम देंगे। डॉक्टर मैम, इसमें प्रश्नोत्तरी इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम स्टार्ट है, और इसमें लिंक में केवल जो है रिस्कुल योग की टीम के साथ है, और बाकी आगे हमारे कमेंट बॉक्स में अगर प्रश्न होंगे तो उनको हम साझा करेंगे। लेकिन जैसा कि व्याख्यान रहा है और पूरा स्टेप बाय स्टेप जो डिस्क्रिप्शन रहा है, उससे सबको आंसर अपने आप मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई प्रश्न आता है तो संपर्क किया जाएगा। तो आज के इस महासत्र को यहीं पर विराम दिया जाएगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही अब मैं आमंत्रित करूंगा अनुपम कुमार जी को कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम को विराम देने के लिए शांति पाठ कराएं और डॉक्टर मैम का साधुवाद करें, धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला सर। जैसा कि शुक्ला सर बताए कि आज का सत्र बहुत रितु मैडम का बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैडम को एक बार धन्यवाद, शुक्रिया। अभी कोई अब शांति पाठ की ओर चलेंगे। कमल गर्मा दीदी कुमारता से आके बंद दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में रख लेंगे।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षे मामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हथेली को आपस में दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद चेहरे पर रखते हुए कोमलता से आंख को खोल लेंगे। एक बार पुनः रितु मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर अगले स्पीकर के साथ। तब तक के लिए सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। धन्यवाद सभी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।